हाय फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे पार्ट 11 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्लैश शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखिए, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए, 8th शेड्यूल किससे डील करता है, आप खुद बता सकते हैं। ए है लैंग्वेजेस से डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। आपने अगर मेरा शेड्यूल वाला वीडियो देखा होगा तो ठीक है। ये वाला तो हो नहीं सकता, इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस आती हैं, इसके अंदर इंग्लिश नहीं आता है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है ना। टोटल 22 के 22 लैंग्वेज की भी मैंने कोशिश की, आपको 20 लैंग्वेज तक तो मैंने गिना दिया था। इसके अंदर 2 अमेंडमेंट हुए हैं, 21st अमेंडमेंट, सॉरी 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 21st अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट और 93rd अमेंडमेंट, सॉरी 21, 71 और 92, करेक्ट। ऐसे 3 अमेंडमेंट इसके अंदर हो रखे हैं। उसके बाद आर्टिकल 370 आपको पता ही है, जो कि 2019 में रिपील किया गया था, कश्मीर के लिए था। अभी आर्टिकल 250, अभी 6 शेड्यूल पे तो आंसर इसका 6 शेड्यूल है, लेकिन बात करूंगा उस पर। अब यहाँ पे आर्टिकल 250 की बात करते हैं। आर्टिकल 250 भी अगर मेरे साथ आप बने हैं तो आपको पता होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन का ही पार्ट है, जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लिस्ट के ऊपर कौन लॉ बना सकता है, सेंटर लॉ बना सकता है। सेंटर को पूरी पावर है लॉ बनाने की ऑन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी, ये आर्टिकल 250 में बोला गया। और ऐसे और 4-5 कंडीशन, 4 कंडीशन और है, स्पेशल कंडीशंस हैं, जिसके ऊपर सेंटर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। आर्टिकल 249 में आर्टिकल लिख देता हूं, आप लोग अपना थोड़ा देख लीजिएगा। अब इतना टाइम इस पे दूंगा तो फिर बाकी क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। आर्टिकल 249, जिसमें राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा इफ द इशू इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और वो लॉ 1 साल के लिए रहेगा एट ए टाइम, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 252, आर्टिकल नंबर 253, आर्टिकल नंबर 252 में जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें, 253 में जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना हो, और आर्टिकल नंबर 356 जब स्टेट इमरजेंसी लगाई हो। तो 4 ए हो गए और 5वां ए हो गया। इसका आंसर क्या होगा भाई, 6th शेड्यूल होगा। 6th शेड्यूल में कितने आते हैं, स्टेट आते हैं, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर नहीं आता, एटीएम विदाउट मनी, ठीक है। मणिपुर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, तो इसको मणिपुर का आप यहां से हटा दीजिए। चलिए, ये एग्जाम में देखिए, आपको ये 2016 का क्वेश्चन है, जो आपको पता है सीडीएस 2 बार होता है। तो फर्स्ट टाइम जो पेपर हुआ था फरवरी में, जो पेपर होता है फरवरी मार्च के आसपास, पहले फरवरी में होता था, अभी 7 से अप्रैल में कर दिया उसको। पहले फरवरी में होता था और एक नवंबर दिसंबर के आसपास होता था, अभी उन्होंने अप्रैल में और सितंबर किया है। जब मैं देता था तो फरवरी में होता था। तो 2000 अभी 7 से, चलो पहला वाला पेपर जो है वो 2016 का, तो उसमें आया है, आपको देखने को मिलेगा 2016 के दूसरे, जब उसी साल के दूसरा पेपर भी होता है, उसमें भी लोगों ने बस घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 6 शेड्यूल में क्या है, और 6 शेड्यूल के अंदर जो भी अमेंडमेंट करना है वो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको 5th शेड्यूल में भी कोई अमेंडमेंट करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। 1st शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करना है, 4th शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करना है, 8th शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। लेकिन 7th शेड्यूल में अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आपको आर्टिकल नंबर 368 को इन्वोक करना पड़ेगा, और आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन चाहिए। ये है आर्टिकल नंबर 246 7th शेड्यूल में जो आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपको ये भी बताया है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 5 सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किए गए थे, कहां पे, कॉन्करेंट लिस्ट में। चलिए, इतना सब है, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए चीजों को, ये मेरा वही मोटो है बताने का। ये सब्जेक्ट, ये स्टेट है, 4 स्टेट है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहां पे सेटअप की गई है विथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर गिवन टू गवर्न द ट्राइबल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, दे हैव द अथॉरिटी ऑन द फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड मोर। कहने का मतलब ये है कि क्यों बनाया गया, आपको रीजन बताता हूं, सो दैट कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जो एथनिसिटी है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसके जो कल्चरल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें, वो अपने हिसाब से, अपने कस्टमरी लॉ के हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। तो डायरेक्टली जो इंडिया के जो लॉज हैं, जो मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, वो वहां पे कुछ अमेंडमेंट के साथ इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, विद द एडवाइजरी कमिटी। जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है ना, जो उसके हिसाब से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके हिसाब से वो अमेंड होके किए जाते हैं। तो यहाँ पे एडीसी को पावर दी गई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और टोटल ऐसे 10 हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपको बता दूं मैं।
अभी आप खुद की थोड़ा मेहनत करिए कि किसके अंदर क्या है। जैसे मेघालय के अंदर 3 है, गारो, खासी, जयंतिया, और तीनों हिल्स सीक्वेंस में आपको मिलेंगी, ये बात भी आपको बता देना चाहता हूं मैं। ओके, उसके बाद अपना आसाम के अंदर 4 मिलेंगे आपको, 4 3 7 हो गया। और उसके बाद आपको मिजोरम में मिजो साल से एक ही मिलेगा, और आपको इसमें त्रिपुरा में एक मिलेगा कि मिजोरम में ऐसे कुछ मिलेगा, आपको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए, चकमा एक है, चकमा ट्राइब है वहां की, उसके नाम पे एक है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा मारालाई, ये मिजोरम में है। ओके, चकमा मारालाई मिजोरम में है। त्रिपुरा में सबसे त्रिपुरा के नाम पे ही है। और यहाँ पे अपने मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हो जाता है। असम में बोडो है, और थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इतना थोड़ा रिकॉल करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट इतना भी अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। ये सब चीजें, मेरा बोलने का मतलब है आपको हर चीज याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको एक इतनी सी चीजें याद है जितना मैंने बता दिया, मोर देन एनफ है, ठीक है। हमें देखिए, अभी ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी बता दी मैंने। आगे बढ़ते हैं कैग के बारे में। अब कैग हो गया, यूपीएससी का टॉपिक हो गया, साथ में स्टेट पीएससी का टॉपिक हो गया, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हमेशा इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कैग विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर from the date he assumed the office. He shall vacate office on attaining the age of 65 year if earlier than the expiry of 6 year. मतलब कहने का मतलब है कि 65 ईयर और 6 ईयर whichever is earlier। पहला स्टेटमेंट तो सही है, आपको पता है कैग का ऑफिस आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 के बीच में, मतलब ये आर्टिकल उनसे डील करते हैं, उनके पावर, फंक्शन, ड्यूटी, एवरीथिंग। द पावर ऑफ कैग आर डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करता है, पार्लियामेंट के लॉ से डिराइव नहीं करता हो। इसलिए हम इस कैग को क्या बोलते हैं? कैग को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज ही इज टेकिंग द पावर, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनएचआरसी की बात करूं तो एनएचआरसी पार्लियामेंट के लॉ के बाद बना है। अगर मैं इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करूं तो इसके लॉ के बाद बना है, पार्लियामेंट के लॉ के बाद बना है। तो दे आर डिराइविंग द पावर फ्रॉम द पार्लियामेंट्री लॉज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। नीति आयोग की बात करो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना है। ओके, ना वो पार्लियामेंट्री लॉ से बना है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बॉडीज अलग अलग होती हैं, आपको पता होगा। ओके, अब यहाँ पे कैग इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। अच्छा, कैग इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, आपको क्या लगता है? कैग सिंगल मेंबर है, लोन वॉरियर है कैग, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी का स्टेटमेंट सही है, लेकिन कैग इज अ मल्टी मेंबर बॉडी इज अ प्रॉब्लम। कैग इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे बार बार मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। लेकिन जब शुरू हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आर्टिकल नंबर 324 पारित किया गया था, तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन क्या था? इलेक्शन कमीशन दैट टाइम वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। ओके, आफ्टर द 61st अमेंडमेंट, जब एज 21 साल से 18 साल कर दी गई और जब बर्डन ज्यादा बढ़ गया, सो उसके बाद हमने क्या किया? इसको चेंज कर दिया, मल्टी मेंबर कर दिया, ठीक है। अब 3 मेंबर की बॉडी है वो, एक चीफ होता है, बाकी 2। लेकिन कैग की बात कर रहा हूं अभी, तो कैग इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कैग may be removed by the president only on the address, on an address from both the house of parliament on the ground of proved misbehavior or incapacity। एक्चुअली आपको बता दो कैग किस तरह से रिमूव किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह आप कैग को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैग को रिमूव इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वो भी प्रूव होना चाहिए। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का तरीका यही है कि आप पहले उसको एक कमेटी बनाइए जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उसको रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। वो भी अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 100 लोग का साइन चाहिए उसको, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 50 लोग का साइन चाहिए उसको, एंड देन उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। फिर जाके प्रेसिडेंट तक बात आएगी भाई। तो बहुत लंबा प्रोसेस, इसलिए उन्होंने लिखा है कि रिजोल्यूशन पास बाय द एड्रेस, रिजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 एंड 4 सही है, लेकिन कैग इज नॉट अ मल्टी मेंबर बॉडी। अगर इसको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको पता है, अगर आप थर्ड वाले को हटा देंगे, मैं बोलता हूं थर्ड वाले को हटा दीजिए, तो आपको ये तो हट ही जाता है। उसके बाद आपको सोचना है कि क्या चीज है भाई, तो बिल्कुल फोर्थ वाला सही है यहाँ पे। तो 1 to 4 के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर बोलूं आपको एक बात बोलूं, अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं कंटेक्स्ट वाले मीनिंग में ले रहा हूं तो सही है, लेकिन अगर इसको मैं प्रॉपर स्टेटमेंट के हिसाब से लूं तो यहाँ पे एड्रेस वर्ड को मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा अभी भी, आपको सही बताऊं तो मैं। द कैग मे बी रिमूव बाय द हाउस ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउस। अभी एड्रेस में क्या सेंस है भाई, या सारे कंटेक्स्ट मीनिंग इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, तब तो मैं लूंगा तो सही मानूंगा मैं।
अदरवाइज अगर और भी स्पेसिफिक जाने लगो तो सबसे अच्छा आंसर 1 एंड 2 है, आपको सही बता देता हूं मैं। लेकिन मैं इसको मान के चलता हूं कि इसका मतलब वही है कि दोनों हाउस में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। तो तब मैं इसको ले सकता हूं, क्योंकि आगे का लाइन सही बोल रहा है, आगे की लाइन जो है फ्रूट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बात कर, आगे की लाइन सही है, इसलिए उसके साथ में जा रहा हूं। अदरवाइज अभी भी ये वेग स्टेटमेंट है, आपको बता दूं मैं, फोर्थ स्टेटमेंट स्टिल अ वेग स्टेटमेंट, ठीक है। अब कहीं भी आप बोलेंगे नहीं मैं तो विकिपीडिया वगैरह कहीं भी चेक कर लो, जब तक इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा तभी आपको मतलब क्लियर कट होना चाहिए। बट अगेन यू कैन गो विद 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलिए देखिए 65 ईयर है, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक इनकी ड्यूटीज है। क्या क्या ड्यूटीज है भाई? ही कैन ऑडिट। अब हमारे जो कैग है उसके पास सिर्फ ऑडिटिंग पावर है, एक्सचेकर वाली पावर नहीं है। उससे पूछ के कोई पैसे नहीं इशू करता, उससे पूछ के कोई मतलब अपने एस्टिमेट्स नहीं बनाता है। तो पहली बात, कैग का रोल इसमें पैसे इशू करने में नहीं है, कैग का रोल सिर्फ ऑडिटिंग में, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग में है। ऑडिट करता है कि कितना हमने कितना इशू किया था और कितना यहां पे एक्सपेंडिचर हुआ है, दोनों में बैलेंस है या नहीं है, ये चीजें यहां पे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे, चलिए ये बता देता हूं, कैग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एज रिमूवल ऑफ द जज। तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा वैसे, क्योंकि ये पढ़ के मेरे को सही लगा, ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है। आप इसको और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि किस लेवल तक सही है, ये आपकी ड्यूटी थोड़ी होनी चाहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। In which of the following judgment of the constitutional bench of the Supreme Court of India the rarest of the rare principle in the award of the death penalty was first laid down? अभी आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, अभी जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या उल्टा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अभी उन्होंने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कौन से केस में बोला गया, दैट वाज द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, समझ गया मुझे। लेकिन क्या इससे क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कौन सा, मतलब ऑन द डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो इसको रिवर्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसको आप हाईलाइट करके रखिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फॉर द डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टी हम सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में जाके देंगे। इस कौन से केस में है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेटमेंट उल्टा हो सकता है, इन द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया on the award of death penalty, rarest of the rare principle उन्होंने दिया था। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसलिए पीआईक्यू करने का फायदा ये है कि अब जो क्वेश्चन है उसको भी मतलब वहां से भी रिवर्स करिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, कभी एक बार आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी हमने कौन से केस से मतलब जजमेंट से आया था। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी तो रिसेंटली इसमें पूछा है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ था 2024 का। ओके, और उसके बाद और विकेशवानंद भारती केस तो मैं लूंगा ही लूंगा, गोलकनाथ केस लूंगा, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस आप लोगों के साथ में कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। मेनका गांधी केस कराऊंगा आप लोगों के साथ में, आर्टिकल नंबर 21 के ऊपर जो बेस था। तो ओके, तो ये सब करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो यहाँ पे दिमाग में रखना है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर उन्होंने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की बात की उन्होंने फॉर द डेथ पेनल्टी। तो अब इसका रिवर्स भी याद रखेंगे, ठीक है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा है क्या? क्या लोकसभा के स्पीकर को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर किसकी है? स्पीकर अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है? क्या उनके प्लेजर पे वो बैठता है? नहीं, पावर का मतलब ये हो गया ना कि प्लेजर है। अगर ये स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल के लिए होता तो मैं मान लेता, पूरा मान लेता मैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने की पावर और रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। लेकिन यहां पे पूरी तरह से पावर है क्या उनके हाथ में? क्योंकि उनको इलेक्ट किया जाता है। यहां पे भी कंडीशन लिखना होना चाहिए, अनलेस द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास किया जाना चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, तब जाके वो मोमेंट आगे, मतलब उस मोशन को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अपने आप में स्टेटमेंट वेग है, अपने आप में स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, इस बात को आप समझे। तो यहां पे उनकी पूरी वो प्लेजर नहीं है। द स्पीकर हैज टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज ऑफिस टर्म एंड कैन नॉट delegate his function to the deputy speaker during his absence from the station or during the illness। भाई सीधी बात लिखी गई है कि जब
स्पीकर मौजूद नहीं है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, ऑब्सेंट है, तो कौन उसकी ड्यूटी निभाएगा? डिप्टी स्पीकर निभाएगा। कैनॉट की बात ही नहीं है यहां पे, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया यहां पे। नाइदर वन नॉर टू के साथ में जाना चाहूंगा। और देखिए आपको लगेगा पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि एडवोकेट सॉरी इसके लिए अपने कैग के लिए बात, अगर कैग के लिए लिख दूं मैं कि प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू रिमूव कैग, देखिए कैग को रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ही कर रहा है ना, लेकिन क्या खुद से कर पा रहा है क्या? ये बात सोचिए पहले उसको। तो जब लिखी जा रही है क्लियर कट स्टेटमेंट लिखी जा रही है कि भाई प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू रिमूव, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट की पूरी एब्सोल्यूट पावर चाहिए वहां पे, जैसे कि अटॉर्नी जनरल के केस में होती है। अगर ये केस अटॉर्नी जनरल के लिए होता तो मैं मान लेता, मैं बड़ी धड़क सही करता, इसको सोचता भी नहीं एक बार। आर्टिकल नंबर 76 में लिखा है बिकॉज प्लेजर पे काम करता, पूरी तरीके से पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता हो, लेकिन कैग सॉरी स्पीकर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं करता है भाई। ठीक है, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट तो होता ही नहीं है। अच्छा ये तो मैं भूल ही गया, चलो अपॉइंट तो होता ही नहीं है, वो यहां से भी गलत हो गया, वो इलेक्ट किया जाता है उसको, पहले जब सेटिंग होती है तब उसमें प्रोटम स्पीकर बैठाया जाता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि स्पीकर हैज अ पावर टू अपॉइंट प्रोटम स्पीकर, तो भी मान लेता मैं। तो जिसका इलेक्शन हो रहा है, अभी कभी कभी हम भूल जाते हैं ना कि ये की टर्म भी अपॉइंट, यहां पे की टर्म था, ये गलत है अपने आप में। एक बार ऐसी क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा लगा हाँ सही तो लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है ना, प्रेसिडेंट शपथ दिलवाता है वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई किसी भी दूसरे पर्सन को जिसको अपने जगह पे ड्यूटी देके जाए वो करेगा। तो ऐसा लगता है हाँ सही स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट थोड़ी होता है, समझे आप? तो इसीलिए ये थोड़ा सा ना जो टर्म्स होते हैं उसके साथ हमें खेलना पड़ता है, एग्जाम में उसी के साथ खेलता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइदर वन नॉर टू। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट हैज नो रोल इन अपॉइंटिंग और रिमूविंग। स्पीकर कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर ऑफ द लोकसभा, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब मालूम है क्या समझते हैं आप? क्या होता है? टोटल मेंबर्स का टोटल मेंबर मौजूद होने चाहिए, ठीक है, उसका मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका 50% प्लस 1, इसको बोलते हैं। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब आया था, किसके अंडर गठन हुआ था। ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है यार, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं। 1966 में सेटअप किया गया था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसको बोलते हैं फर्स्ट एआरसी बोलते हैं उसको हम, जो मोरारजी देसाई जी के अंडर था, जिन्होंने बोला था कि सरकारिया कमीशन जिन्होंने बोला था इंटर स्टेट काउंसिल को आप गठन करिए, और सेम रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने भी दिया था। ओके, बाद में सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन मानी गई वैसे। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इनके अंदर वीरप्पन मोली जी के अंदर बैठा था 2005 के अंदर, और पर्पस क्या था भाई? गुड गवर्नेंस के ऊपर, तो ये भी गुड गवर्नेंस के ऊपर ही था वैसे। तो रिफॉर्म इन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस, ये सब के लिए नहीं था ये, ठीक है। वीरप्पन मोली जी थे 2005 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म इन द गवर्नेंस। मेन फोकस वाज ऑन इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। कहने का मतलब वही है कि गवर्नमेंट को कैसे इफिशिएंट बनाना है, उसकी बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें भाई? आरटीआई की बात की, एथिक्स इन द गवर्नेंस की बात की, ई गवर्नेंस की बात की, ये सब देख रहे हैं एक तरह से फॉर द बेटर गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे हम अपना गवर्नमेंट को और इफिशिएंट कर सकते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट वाला भी उसके लिए सेटअप किया गया था, सेकंड वाला भी उसी के लिए सेटअप किया गया था, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, कभी हम इसके भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इनके रिकमेंडेशंस थे। ओके, ये भी सब चीजें हम लोग गो थ्रू करना जरूरी है हमारे लिए, एग्जाम में ये सब चीजें आजकल पूछी जाती हैं, ठीक है। यू कांट इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। चलिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिलेटेड टू एन ऑर्डर। देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, ये बात तो आप भी जानते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। यहां पे कौन किसको रोकेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, लोअर कोर्ट को। अब आप बोलेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकते हैं। हाँ भाई, रिट जुरिस्डिक्शन तो उनके हाथ में ही है ना, और किसके हाथ में है? ठीक है, तो जो रिट जुरिस्डिक्शन दोनों के हाथ में है, दोनों को पावर है। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आर्टिकल नंबर अपना 226 हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉरी, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं प्रोहिबिट क्या करते हैं वो लोग। जो जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी रोक सकता है, ओके, या फिर क्वाजी जुडिशियल, मतलब जिसका जुडिशियल नेचर तो है लेकिन कंप्लीट जुडिशियल नेचर नहीं है, ओके, तो उन बॉडीज को क्या कर सकते हैं वो लोग?
रोक सकते हैं। किस चीज के लिए रोक सकते हैं भाई? कि कुछ पर्टिकुलर केस को अपने, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शनल एरिया से बाहर जा रहे हैं या उनका कोई केस ले रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में इनको रोका जाता है। साथ में कोई ऐसा केस ले रहे हैं जो लग रहा है कि भाई इनके लायक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने पास ले सकता है। तो ये सब चीजें यहां पे होती हैं। तो लेकिन क्या वो पार्लियामेंट को रोक सकते हैं? क्या लेजिस्लेटिव बॉडी को रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते हैं? समझे आप? तो यहां पे सिर्फ वो जुडिशियल बॉडीज को रोक सकते हैं, ये बात आप दिमाग में रखिए। प्रोविजन में सिर्फ वो किसको रोकेंगे? जुडिशियल बॉडीज को रोकेंगे, सो दैट दे शुड नॉट गो फॉर द एक्स्ट्रा लाइक जुरिस्डिक्शनल एरिया, मतलब अपने एरिया से आगे ना बढ़े वो लोग। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है। टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई। बिल्कुल, क्यों नहीं रोक सकते हैं? हाई कोर्ट रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है। भाई ये तो अपने लिमिट में रहो, तुम्हारा जो बाउंड्री है, तुम्हारी टेरिटोरियल बाउंड्री है उतनी है, उसके अंदर ही रहो, उसके बाहर का केस है, जिसको लेना है उसको लेने दो। तो बिल्कुल रोक सकते हैं। टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल, ये वाला नहीं है, ये वाला है क्यू वारंटो। बाय विच अथॉरिटी? क्यू वारंटो है। ठीक है, तो थर्ड वाला गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, रिट देखिए, द रिट इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव और प्राइवेट बॉडीज और इवन द लेजिस्लेटिव बॉडीज। आप प्राइवेट बॉडी के ऊपर तो वैसे भी नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट आप रिट इशू नहीं किया जा सकता। किसके लिए किया जाएगा? It is issued by the High Court, like the High Court or Supreme Court, to a lower court or tribunals to prevent it from exceeding its jurisdiction or to stop proceeding that are outside its jurisdiction। मतलब आपके एरिया से बाहर है तो रोको भाई चुपचाप से। अभी जैसे हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट, क्या गुजरात का केस ले सकता है? क्यों लेगा भाई? गुजरात का केस कैसे ले सकता है? बिकॉज उसकी वो टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर है, उसके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर है वो। सिंपल सी बात है। ओके, चलिए देखिए, यही यहाँ पे इसके एक्सेप्शन है जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। प्रोविजन कैन नॉट बी इश्यू टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, इनके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। इन मैटर रिलेटेड टू द फ्रेमिंग और पासिंग अ लॉ, तो किसके अगेंस्ट नहीं होगा? लेजिस्लेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडी। इन तीन चीजों के, इन तीन बॉडीज के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं इशू किया जाएगा। प्रोविजन सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट किया जाएगा। और प्लीज दिमाग में रखिए, पूछे हुए क्वेश्चन है और बार बार आएंगे ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following PMA रिपीट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, PYQ रिपीट हुआ है। Which of the following आप मेरे साथ अगर बने हैं तो प्लीज सारे PYQ में देखिए, एक दो आई थिंक पहले या दूसरे में ही आ चुका है। ठीक है, 2007-8 का क्वेश्चन है, वैसे बता दो आपको मैं। Which of the following PM of India was defeated by the vote of no confidence? सबको पता अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी जब उन्होंने बोला था हम रहे या ना रहे, देश रहना चाहिए। ये सुना है ना आपने लाइन, उन्हीं की है। ठीक है, पार्टियां आती जाती रहेंगी लेकिन ये देश बचा रहना चाहिए, ऐसी कुछ लाइन है उनकी। लोग उन्होंने तभी बोला था जब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हो गया था और एक वोट से वो हार गए थे। ठीक है, तो वो है उनका। उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट, आपको बता दूं मैं, वीपी सिंह की गवर्नमेंट जब उन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन पास कर दिया था ना, 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था, उन्होंने पास कर दिया था, तो उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। वीपी सिंह की सरकार गिरी थी, उनके अगेंस्ट पास किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन और हार गए थे। मोरारजी देसाई जी जनता गवर्नमेंट के हेड थे और इनको पता था बिकॉज जनता गवर्नमेंट वाज नॉट डूइंग वेल और पार्टी में काफी डिस्प्यूट हो रहे थे, तो अपोजिशन ने डिसाइड किया नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया, बोले चलो मैं कोई जरूरत। इसके बाद चौधरी सिंह आते हैं, उन्होंने भी वही किया था, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। ओके, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं होगा। एचडी देवगौड़ा साहब के अगेंस्ट पास हुआ था और वो डिफीट हो गया था। 2, 3, 4 यहाँ पे है, डिफीटेड में 2, 3, 4 आएगा। मोरारजी देसाई नहीं है, दिमाग में रखिए, मोरारजी देसाई जी के अगेंस्ट नहीं पास हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। एचडी देवगौड़ा लॉस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट इन 1997 आफ्टर कांग्रेस विड्रॉ सपोर्ट। अच्छा, एक और बात, एचडी देवगौड़ा साहब जो पीएम बने थे वो राज्यसभा से थे, आपको बता दो राज्यसभा से थे। अब क्वेश्चन नहीं आ सकता है आपसे कि कौन से ऐसे पीएम है जो राज्यसभा से थे। इंदिरा गांधी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ वैसे, इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि आउट ऑफ द 4 गिवन मिनिस्टर्स, 4 प्राइम मिनिस्टर, अगर किसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो वोट नहीं कर पाएगा।
अपने लिए वोट नहीं कर पाएगा, वो थे मनमोहन सिंह जी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी राज्यसभा, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं, उस टाइम ऑप्शन में मनमोहन सिंह जी का नाम था, तो मनमोहन सिंह जी के अगेंस्ट अगर आप पास करेंगे तो वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में वोट नहीं कर सकता, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले उसके लिए 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए होता है उसको स्पीकर तक भेजने के लिए, अगर स्पीकर उसको एक्सेप्ट करता है तब जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा, इनिशिएट किया जाएगा। चलिए इतना बता दिया, काफी है। अब आप थोड़ा सा खुद रिसर्च करिए। ओके, अब सेम क्वेश्चन एच.डी. देवगौड़ा के ऊपर भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द गिवन प्राइम मिनिस्टर हु कैन नॉट वोट इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो दिमाग में रखिए आप कि ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा से हैं वो अपने लिए वोट ही नहीं कर सकते। मतलब अब तो तीनों साथ से नहीं रहे, एच.डी. देवगौड़ा साहब हैं कि नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी तो नहीं रहे, इतना तो पता है, देवगौड़ा साहब भी नहीं रहे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा इज आर करेक्ट? द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250। बिल्कुल, स्ट्रेंथ 250 है, लेकिन भले इस टाइम पे सीट 245 है, इस टाइम पे भरी हुई 245 है, ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है कि 250 की 250 भरनी चाहिए, ये नहीं लिखा है। तो स्ट्रेंथ उसकी 250 है। जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ 552 थी, जब उसके अंदर 2 एंग्लो इंडियन भी शामिल किए गए थे, तो अब 2 हटा दो, तो अभी की स्ट्रेंथ 550 है, अभी की स्ट्रेंथ 550 है। ऑल्दो 545 भरी हुई है, 7 नहीं भरी हुई है, 543 भरी हुई है। ओके, तो देखिए राज्यसभा की कितनी है? 250 है। 238 मेंबर इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट शेयर लेजिस्लेटिव पावर इक्वली। अच्छा, एक और बता देता हूं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इट शेयर लेजिस्लेटिव पावर इक्वली विद लोकसभा इन मैटर सच एज द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए राज्यसभा की 2 जगह पे ज्यादा पावर है, 2 जगह पे ज्यादा पावर है, बार बार बोल रहा हूं। इससे पहले एक मैंने लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन करके वीडियो बनाया है, अगर वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच करिए, ये आपको एक क्वेश्चन बहुत हलवा लगेगा। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल नंबर 312, हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर चौथी क्रिएट करनी रहे तो कौन इनिशिएट करेगा? राज्यसभा इनिशिएट करेगी बाय 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, राज्यसभा के पास पावर है। क्यों राज्यसभा के पास पावर है? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कहां वर्क करते हैं, कहां सर्व करते हैं? स्टेट्स में सर्व करते हैं। और राज्यसभा के अंदर लोग कहां से आ रहे हैं? दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स। दैट्स व्हाई राज्यसभा हैज द मोर पावर। अंडर आर्टिकल नंबर 249 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर किसी स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना है, राज्यसभा विल इंट्रोड्यूस विद स्पेशल विद 2/3 मेजोरिटी। ये 2 जगह पे राज्यसभा की ज्यादा पावर है लोकसभा के, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। समझे आप? चलिए अब प्लीज वॉच करिए वो वीडियो भी, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, आपको काफी इंसाइट मिल जाएगा, उससे काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जिसलिए बनाता हूं, देखिए अब क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, मेरे को पता है ना कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं चीजों के ऊपर मैं टॉपिक्स पे बना भी रहा हूं। मैं पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट ऐसे नहीं बना रहा हूं मैं, और उसको बनाने का मतलब भी नहीं है मेरे को। मैं टॉपिक बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, कौन से एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 19 में, कौन से एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 21 में, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। चलिए अब ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये थोड़ा इतना पढ़ूंगा तो बहुत लंबा टाइम चलेगा, काफी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज रीड इट। आपको शेयर कर दूंगा मैं पीडीएफ शेयर करता हूं मैं, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? देखिए प्रेसिडेंट तो भाई अपना फेवरेट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू ग्रांट पार्डन टू क्रिमिनल इन स्पेशल केस। हाँ भाई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आर्टिकल 72 में कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने दो ना, पार्लियामेंट को लॉ बनाने दो, ऑर्डिनेंस क्यों लाओगे? स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व राज्यसभा। अरे राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। इमरजेंसी हो या तुम घर बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत आओ, राज्यसभा कभी डिसॉल्व होगी नहीं। तो स्टेटमेंट 2 और 3 गलत। द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर इन द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखिए 2016 का क्वेश्चन है, अगर 2024 में आज 2025 में आ जाए ना तो स्टेटमेंट को मैं गलत कर दूंगा, लेकिन 2016 के हिसाब से स्टेटमेंट सही है। वापस बोल रहा हूं, क्योंकि 2020 के अंदर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या किया गया था? जो 2 एंग्लो इंडियंस को हम प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था उसको हटा दिया गया था। तो 2016 के हिसाब से तो स्टेटमेंट इज टोटली राइट, बट इफ इट इज आस्क्ड टुडे इट इज रॉन्ग। तो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, अब इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सही, स्टेटमेंट 1 और 4 सही है, लेकिन आज के हिसाब से सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, चलिए तो बी के साथ जाऊंगा एज पर 2016, लेकिन अभी के हिसाब से
सिर्फ 1, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे मैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे देखिए ये अलग से लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 331 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू नॉमिनेट मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हाउएवर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 दिस प्रोविजन वाज रिमूव्ड। ओके, चलिए आगे बढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल नंबर 395 ना आप पढ़ते हो ना कोई पढ़ता है ना दुनिया में कोई पढ़ता है, लेकिन अभी यूपीएससी बोलती है हमने तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है तो हम पूछेंगे, तुम पढ़ना है पढ़ो। Which of the following act was repealed by the Article 395 of the Constitution of India? अब आपको नहीं भी पता हो ना, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद रिपील कर दिया था भैया, तभी तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया था, तो ये तो होगा ही नहीं, या तो हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 395 अगर पढ़ा है आपने तो ही आप इसका आंसर कर सकते हो, ये भी बता दूं, आप इसके अंदर सिर्फ एक ही हटा सकते हो, बिकॉज ऑप्शंस के साथ भी आप नहीं जा पाओगे। 1 तो सही है, मान लेते हो कि 1 तो सही ले लेते हैं हम, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एक्चुअली हमने रिपील कर दिया था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ ना, हमने आर्टिकल 395 वैसे रिपील बताता कि क्या क्या चीजें रिपील हुई हैं, ठीक है, रिपील मतलब कैंसिल हो गई हैं। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया ना अपना, तो हमने क्या क्या चीजों को रिपील कर दिया, हटा दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, तो मतलब अपने इस, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हटा दिया हमने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी हटा दिया है, लेकिन एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट उस टाइम पे नहीं हटा था, तो यहाँ पे 1 और 2 के साथ हम जाऊंगा, ये तो ऑलरेडी पहले से हटा हुआ है, तो 1 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब देखिए मैं सीधा यहाँ पे लाता हूँ, ये सीधा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हुआ है। The India Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 together with all enactment amending or supplementing the later act but not including the abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949, मतलब कहने का मतलब है abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 रहने दिया गया और ऊपर का 2 जो है वो हटा दिया गया, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली है आर्टिकल नंबर 359 में। चलिए इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे तो नहीं आएगा। अब ये बात है कि आपको पढ़ा होगा तो आप आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। यही फायदा है बस कि आपको पीआईक्यू करते रहना है, दैट इज द ओनली सजेशन आई कैन सजेस्ट टू यू। ओके, चलिए अब अगला यहाँ पे देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी। देखिए 26 जनवरी को हमने कुछ प्रोविजंस एक्सेप्ट कर लिए थे और पूरा का पूरा 26 जनवरी 26 नवंबर और 26 जनवरी को जाके हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये लिया। तो इसमें सिटीजनशिप को हमने लिया था आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, इलेक्शन कमीशन 324 हमने ले लिया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट ले लिया था, फंडामेंटल राइट्स हमने नहीं लिए थे, फंडामेंटल राइट्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए थे। 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पे देखिए citizenship that is part 2 provision related to the citizenship were implemented immediately, election पार्ट 15 आर्टिकल नंबर 324 और प्रोविजनल पार्लियामेंट और बहुत सारे टाइटल्स जो कि आर्टिकल 367 आर्टिकल नंबर 366 जो टाइटल्स है ना बहुत सारे, वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, और ट्रेड एंड कॉमर्स का भी हमने कुछ एक्सेप्ट किया था, वैसे एक बार आप रीड कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट दीज केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। वैसे बता दो बहुत कम पार्ट यहाँ पे आया था, मतलब 26 नवंबर को। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इलेक्शन कमीशन, हमने इलेक्शन वाला पार्ट एक्सेप्ट किया था कि उसको हमने इनेक्ट कर दिया था। फंडामेंटल राइट और बाकी डीपीएसपी ये सब हमने नहीं किया था। ओके, और सिटीजनशिप 2 बात दिमाग में रखिएगा, बाकी तो काम हो जाएगा आपका उससे भी। ये वाला बात करते हैं यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। देखिए आपको पता होगा कि कैबिनेट कमीशन आया था, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग आए थे। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्ट्री का वैसे क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कैबिनेट मिशन आया था वो किसके अंडर आया था, तो 3 लोग आए थे साथ में। ओके, अब यहाँ पे जो था कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी उसके बेसिस पे भाई, और उसके बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की। वो इंडिया के गवर्नेंस के लिए आया था कि इंडिया में कैसे गवर्नमेंट सेटअप होगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या होगा, उसके लिए ही था वो प्रॉपर। द असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल इनडायरेक्टली इलेक्टेड था भाई, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था किसी का। ओके, यहां तक कि प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड भी थे लोग आए थे। तो कहने का मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो नॉमिनेटेड प्लस इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं थी। आपको बता देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन रिपीट होगा बाद में, एक क्वेश्चन रिपीट होगा बाद में, इसलिए बता रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो डायरेक्ट
इलेक्शन से नहीं बनी थी, वो प्रोविंशियल असेंबली से उठ के लोग आए थे। अब प्रोविंशियल असेंबली से उठ के आएंगे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जैसे कि राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं ना इनडायरेक्ट इलेक्ट होके फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरह से आप समझ लीजिए एक तरह से। और प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ था, वहां से लोग चुन के आए थे, अपॉइंट किया गया था वहां से, तो इट इज पार्टली इलेक्टेड, पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही मान लेते हैं। इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। भाई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता तो गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट अपने आप में दोनों का कॉन्ट्रास्ट है, पहला वाला दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है, या दूसरा वाला पहले का है, वाइस वर्सा, तो दूसरा वाला गलत है यहाँ पे। द स्कीम ऑफ इलेक्शन वाज लेड डाउन बाय द कैबिनेट डेलीगेशन, वही कैबिनेट कमीशन जो आया था, तो बिल्कुल उन्होंने भाई पूरा स्कीम बताया था कि कैसे होने वाला है, तो फर्स्ट एंड 3 सही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान 1947 में आया है, 1946 की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर। ये थोड़ा हिस्ट्री का एस्पेक्ट था बट ठीक है, पॉलिटी के साथ भी है। ओके, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी तो कर सकते हैं इसको आप। इसमें फोर्थ तो आप ऐसे निकाल देते, अगर आपको थोड़ा सा ढंग का पढ़ते लिखते हैं तो फोर्थ आप निकाल देते। अब ये दो स्टेटमेंट देखिए, ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे जहां, इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने किया है कि जहां पे एक स्टेटमेंट दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। एक स्टेटमेंट दूसरे का अपोजिट होगा, पहला वाला स्टेटमेंट दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा, अब मान के चल लेते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला तो अपने आप में बोलता है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके बाद बनी थी, कैबिनेट डेलीगेशन आया था उसके बाद ही तो बनी थी, तो उन्होंने ऑफ कोर्स अपना सेटअप दिया ही था, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही था। ओके, अब इन दोनों में से कोई एक सही होता अगर मैं बजाऊं तो फर्स्ट एंड 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे they were elected by the member of the provincial legislative assembly which were themselves elected by the limited franchise based on the property, education, taxation, qualification। because आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे सबको भाई फ्रेंचाइज मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं था, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पॉलिटी सबका कंबाइंड क्वेश्चन है, और इसका सोर्स आपको बताऊं, इसका सोर्स है हमारा 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक। 11th क्लास की ज्योग्राफी के बुक का सेकंड चैप्टर जहां पे इंडियन पॉपुलेशन के बारे में आपको मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, पहले पेज पे मिलेगा, आपको बता देता हूं मैं, पहले पेज पे मिलेगा आपको, जिसमें दिया है कि पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया सेंसस का कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, और उसके बाद कब चालू हुआ था, पहला किसने कराया था, ये सब दिया हुआ है। तो पहला कराया था मायो ने कराया था, लॉर्ड मायो ने 1872, और लॉर्ड मायो वाज इकलौता, वाज द ओनली वायसरॉय, नहीं सॉरी उस टाइम पे, हाँ वायसरॉय, जिसको इंडिया में असैसिनेट किया गया था, अफरीदी ने मारा था अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए अब हिस्ट्री कराऊंगा तो बताऊंगा, काफी डिटेल में सब चीजें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, पॉलिटी कर रहा हूं तो पॉलिटी के हिसाब से रहता है। पहला स्टेटमेंट सही है, रेगुलरली अंडरटेकन सिंस 1881, बिल्कुल सही है। ऑलवेज अंडरटेकन एज अ 5 ईयर एक्सरसाइज, ये तो कोई भी देख के बता देगा, गधा भी देख के बता देगा, अरे नहीं भाई 5 ईयर एक्सरसाइज नहीं, 10 ईयर एक्सरसाइज। ठीक है, डिकेड पे होता था ये, तो थर्ड वाला गलत है, 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सोर्स जो बता दिया, इसको पढ़िए आप लोग आराम से, आपको काफी चीजें बता दी मैंने। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द, बेसिक स्ट्रक्चर की क्या बात है, पहली तो भाई केशवानंद भारती के केस में आया था, सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहां है, सब में है, ये तो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए अभी। ठीक है, अभी जजमेंट ऑफ गोरखनाथ केस, गोरखनाथ केस का कोई लेन देन नहीं यहाँ पे भाई। गोरखनाथ केस के टाइम पे बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इम्यूटेबल है वो, इम्यूटेबल मतलब उसको अब हाथ नहीं लगा सकते, ये गोरखनाथ केस में बोला गया था 1967 में। गोरखनाथ केस के बाद केशवानंद भारती, तो यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर आया ना, तो ये तो बात ही मत करिए, फोर्थ वाला तो बात ही मत करिए आप। देखिए अपने आप में अगेन क्या हो रहा है, चलिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखिए आप सब चीजों की। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं भाई द कंस्ट्रेंट ऑन द आर्टिकल 368। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आर्टिकल 368 में क्या बोला जाता है, आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट की बात की जाती है, और बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, जो अमेंड करना है करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ ना लगाए। तो आर्टिकल 368 पे हमने रोक लगाई कि नहीं लगाई, तो थर्ड वाला तो सही है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसको मिलता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलता है, तो फर्स्ट वाला भी सही है, सेकेंड वाला भी सही है, और थर्ड वाला भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहां पे क्या बोला गया था गोरखनाथ केस में, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल, ये बोला गया था फंडामेंटल राइट के लिए, तो पार्लियामेंट की पावर रोक दी गई थी। लेकिन बाद में फिर लगा कि ये सुनने वाले हैं नहीं, टसल चलता रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक नई डिवाइस के साथ आया जिसका नाम था बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंद भारती केस, बहुत बड़ा केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो यार कितनी बार आपको बता चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं, हर क्लास में बताता हूं आपको मैं। विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एंश्रीन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली टू द सिटीजन? ओनली टू द सिटीजन में कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30, ये है ना 5। ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया है। 19, 15, 16, 21 तो सबके लिए है। तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे कौन सा पूछा था? 1, 3, 4। चलिए 1, 3, 4 हो गया, और 29 और 30 भी हो जाता तो चलिए वो भी हो जाता। बट इतना आप देखिए, इसके लिए मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ये आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, आप प्लीज वीडियोस देखते रहिए मेरे। और हर में बताऊंगा तो मैं फिर हर एक वीडियो ना 1.5 घंटे का बनाऊंगा मैं, फिर एक अलग से ना हर वीडियो में टॉपिक आपका रिवाइज होगा। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा खुद आपसे एफर्ट लीजिए, बाकी भी वीडियो देखिए आप, मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे मैं। चलिए क्या है भाई, ये बार ये कर सकता हूं मैं, फ्रीडम ऑफ राइट टू, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अंदर 6 राइट्स आते हैं। एक और बात, अभी ये जो इतने राइट्स दे रखे हैं ना, इन सबके लिए कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहूंगा आप उसको वॉच करें। वो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ये वाला तो नहीं है। अभी आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन से ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, लेकिन इंडियन सिटीजन के लिए। और आर्टिकल 16 इक्वालिटी फॉर द पब्लिक अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट नहीं, ये बात भी ध्यान रखिए। सरकारी 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 नौकरी, ठीक है, प्राइवेट नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, अब सिटीजनशिप कैसे लूज कर सकते हैं, मैं और आप कैसे लूज कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर मैंने किसी दूसरी कंट्री का ले लिया, अभी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि आपको सारे आर्टिकल याद करने की सिटीजनशिप की जरूरत नहीं, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जाती है, सिटीजनशिप छोड़ी कैसे जाती है। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, चलिए क्या है? रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप। ऑफकोर्स अगर आप खुद से विलिंगली छोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता भाई आपको, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो पहला वाला तो सही है भाई। ठीक है, वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर आपकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लो, तो हमारे यहाँ पे एक रूल है भाई, तुम हमारे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं बन सकता। फिर मतलब बन सकता, मतलब छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे सिंपल रूल है, हम अलाउ नहीं करते कि तुम ब्रिटेन का भी बनो और इंडिया का भी बनो, नहीं, इंडिया का छोड़ दो फिर तो सेकंड वाला भी सही है। मैरी द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। अच्छा, नीना गुप्ता का हो गया। अच्छा, नीना गुप्ता का तो अफेयर था ना किस, विवियन रिचर्ड से। किसका? अपना, बहुत सारे लोग हैं यार, मैक्सवेल की वाइफ इंडियन है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वाइफ इंडियन है। क्या उनकी सिटीजनशिप चलेगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला तो गलत हो गया ना, थोड़ा क्रिकेट से भी जोड़िए। ठीक है, क्रिकेट से जोड़ेंगे तो याद रहेगा सब कुछ। ठीक है, क्रिकेट का बहुत सारे स्पोर्ट्स में भाई इंडियंस आजकल शादी कर ही रहे हैं। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो सीधा डिक्टेटरशिप हो गई, तो फोर्थ वाला देख के लग रहा हटा दो। मतलब मोदी जी को मैंने कुछ अभी अपने यूट्यूब पे डाल दिया मोदी जी के अगेंस्ट, तो मोदी जी बोलेंगे सिटीजनशिप हटाओ इसकी। ऐसे थोड़ी होगा, ये हमारी डिक्टेटरशिप थोड़ी है, चाइना थोड़ी है, नॉर्थ कोरिया थोड़ी है कि भाई मेरे को सीधा तोप के सामने बैठा के उड़वा दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। तो 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से तरीके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। रिनंसिएशन मतलब आपने खुद से आपने छोड़ दिया है, या फिर आप टर्मिनेट हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वॉलंटरी आपने किसी दूसरी कंट्री की एक्वायर कर ली है, या आपसे ले लिया गया है, आपसे ही ले लिया गया। अगर आपने भाई किसी दूसरी एनिमी कंट्री की हेल्प कर रहे हो, स्पाई बन रहे हो भाई, दूसरी कंट्री को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या कुछ भी ऐसा गलत काम कर रहे हो जो हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में भाई, या फिर आप किसी कंट्री में 7 साल तक कंटिन्यूअसली रह जाते हो, इंडिया ही नहीं आते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो। ठीक है, ओके। सिटीजन है विद इन द 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन बीइंग इन प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर अनदर 2 ईयर। ये सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं। ओके, या फिर अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, मतलब किसी भी तरीके से 3 तरीके हैं जिसमें अगर आपसे ले लिया जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर आपने हमारी कंट्री की सिटीजनशिप फ्रॉड से ली थी, बाद में पता चला, आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया इज बाय नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल और रेसिडेंस मे बी डिप्राइव ऑफ सिटीजनशिप बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इज सेटिस्फाइड दैट। कौन से केसेस में? अगर आपने फ्रॉड से लिया है, या फिर अपने कंट्री के खिलाफ डिसलॉयल्टी शो कर रहे हो, या फिर आप एनिमी कंट्री की हेल्प कर रहे हो, या फिर आप इन प्रिजन हो गए 2 साल के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन के मेथड से लिया था और बाद में आप 2 साल के लिए इन प्रिजन हो गए इन्हीं अदर कंट्री में, तो चला जाएगा। ओके, या फिर आप 7 साल बाहर रह गए, बाहर ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया फॉर द 7 ईयर कंटिन्यूअसली,
तो उस केस में तो ये कुछ केसेस है, इसको अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे, इतना सब उतना डिटेल में नहीं आता है, बट चलिए ये आपको पता होना चाहिए। Which one of the following statement is not correct with respect to the protection of individual being tried for an offense? अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है confession can never be used as evidence against the accused। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो कन्फेशन करते हैं आपने, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है कि आप कन्फेशन कहां कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो नेवर भी लिखा है ना, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, क्योंकि देखिए अगर कन्फेशन आप पुलिस कस्टडी में करते हैं तो बिल्कुल पुलिस कस्टडी में, या फिर आप डर से, बिकॉज लोग डर से बोल देते हैं ना पुलिस कस्टडी में कि यार मैंने किया है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम सरदर्द तो नहीं, लेकिन बाद में, लेकिन कोर्ट उसको मानता नहीं है। कोर्ट क्या बोलता है कि पुलिस कस्टडी में जो भी आपने बोला है वो हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन आप वॉलंटरली अगर उसको मानते हैं इन दिस हियर एज वेल इन द कोर्ट ऑफ लॉ के सामने भी, तो उसको माना जाएगा, ठीक है। अगर वॉलंटरी आप मानते हैं उसको, देन इट्स ओके। अब यहां पे बात करते हैं एक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड, अच्छा नॉट करेक्ट, हाँ तो ये वाला पहला वाला नॉट करेक्ट चला जाएगा। एक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन, बिल्कुल सही बात है। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमिशन। कहने का मतलब है कि जब आपने गुनाह किया तो उस टाइम पे लॉ कुछ और था, लेकिन जब आपको पनिशमेंट देने तक बात आई उस दिन तक लॉ बदल गया, तो क्या आप नए लॉ के हिसाब से आपको दिया जाएगा कि नहीं? आपको पुराने, जब आपने लॉ किया, जब आपने गुनाह किया था तब लॉ क्या था, तब क्रिमिनल लॉ क्या कहता था, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर उस टाइम 2 साल की सजा थी तो 2 साल की सजा ही मिलेगी, 5 साल की सजा नहीं मिलेगी आपको। लेकिन क्या है यहाँ पे इनकम टैक्स के ऊपर भी लागू होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर में लागू होता है। ये सारी चीजें क्रिमिनल मैटर में लागू होती हैं, सिविल मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में और फाइनेंशियल मैटर में सब लागू नहीं होती हैं। उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट के हिसाब से चला जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मतलब भाई उसी हिसाब से आप देखो, अक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टेंस, ऑफ कोर्स उस टाइम पे लॉ एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसी हिसाब से वायलेशन हुआ होगा ना उसका, सिंपल सी बात है। ओके, और यहां पे बोला गया है कि कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश फॉर सेम ऑफेंस अगेन, मतलब आपने एक बार उसको पनिशमेंट दे दी एक ऑफेंस के लिए, अब दूसरी बार भी उसी के लिए दोगे क्या? तो कहने का मतलब एक बार ऑफेंस किया तो एक ही बार पनिशमेंट दोगे, ऐसा नहीं कि 2-3 बार उसको पनिशमेंट एक ही चीज के लिए दे रहे हो, ये नहीं होगा। तो ये ऑफ कोर्स ये आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, आपको बता दो पूरा आर्टिकल 20 है। अब पूछा जाएगा कि आर्टिकल 20 क्या सबके लिए? हाँ, आर्टिकल 20 सबके लिए है। और आर्टिकल 20 यहाँ पे आपको बता दो एनिमी एलियन के लिए नहीं रहता है। एनिमी एलियन मतलब एनिमी फॉरेनर, ठीक है। कोई ऐसा भाई पर्सन है जो हमारी कंट्री का दुश्मन है, मतलब वो कंट्री हमारी दुश्मन है एक तरह से। पाकिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान को हम जो मानते हैं, और क्या मानते हैं हम, चाइना ले लीजिए, बांग्लादेश आज के ले लीजिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि उनको आप, उस केस में आर्टिकल 20 उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा, उनके लिए अलग से देखा जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आर्टिकल 32 अगेन बार बार आएगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 में क्या दिया है। इट प्रोवाइड रेमेडीज टू सिटीजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब तक आपको पता, याद हो जाना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, हाँ भाई पार्ट 3 का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। The Supreme Court cannot refuse to writ petition under Article 32 on the ground of delay. Cannot refuse. ठीक है, रुकिए। Protection under Article 32 also apply to the enforcement of ordinary law. नहीं, Article 32 के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट चाहिए। Article 26 होता तो मैं मान लेता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट कैनॉट रिफ्यूज, बिल्कुल नहीं रिफ्यूज कर सकती है। कैसे रिफ्यूज करेगी? ठीक है, तो यहां पे क्या बोलते हैं, एबीसी सही है, मतलब एज पर द ऑप्शन, तो यहां पे नॉट पूछा ना, तो ये डी वाला जाएगा। अदरवाइज ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं और ये डी वाला गलत है, बिकॉज आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को चैलेंज करने की बात आती है। आर्टिकल 32 इज नॉट फॉर द ऑर्डिनरी लॉ। आर्टिकल 226 होता फॉर द हाई कोर्ट के लिए होता, तो बिल्कुल लीगल और साथ में फंडामेंटल राइट दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं काफी बार। देखिए वापस, which one of the following writ is issued by the Supreme Court to secure freedom of person upon unlawful arrest? Bring the body, habeas corpus, ठीक है, bring the body। क्यों वारंट क्या था, by what authority? हमने पहले वाले क्वेश्चन देखे थे ना ऊपर जो आया था। ओके, मैंडेमस और सिरोसरी। मैंडेमस भी किसके, मैंडेमस
इसके पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर ही दिया जाता है, पब्लिक, हाँ पब्लिक के लिए किया जाता है बस। और सिरोशरी यहाँ पे जुडिशियल नॉन जुडिशियल बॉडीज के लिए किया जाता है। उसमें ये होता है कि भाई रोका भी जाता है और क्यूरेटिव भी है। जैसे प्रोहिबिशन सिर्फ रोकता है ना, सिरोशरी क्या करता है, रोकता भी है और क्यूरेटिव भी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट को माने करेगा कि वो केस मत लो, लेकिन खुद ब खुद अपने पास ले भी सकता है, वो अपने लिए लेगा वो केस फिर, ठीक है। या फिर कोई केस हाई कोर्ट में आ रखा है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो केस हाई कोर्ट के औकात के बाहर है, तो बोलेगा चलो मेरे को दो, तो एक सिरोशरी में करता है वो, ठीक है। चलिए अलग से आपको समझाऊंगा मैं। तो यहां पे आंसर इज हिबस कर्पस। द लिटरल मीनिंग टू हैव द बॉडी, इट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुल डिटेन। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा था तो उसके अंदर एक और डिटेल में बात की है मैंने कि अगर उस पर्सन को डिटेन इसलिए किया गया है कि वो उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा? नहीं करेगा। अगर उस पर्सन को लॉ के हिसाब से डिटेन किया गया है तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा? नहीं करेगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद उस पर्सन को डिटेन किया गया है तो इशू करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये भी देखना हमें, उसने अगर पार्लियामेंट्री लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है तो उस पर्सन के लिए हिबस कर्पस इशू होगा क्या? नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। ये मेरा पिछला वीडियो देखिए और अलग से मैं सब चीजें बना के अलग से आपके लिए रिट्स लेके आऊंगा। खुद आप देखिए रिट्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं, अलग से रिट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिट्स हमने कहां से लिया है? रिट्स हमने लिया है यूके से, उत्तराखंड नहीं, ब्रिटेन। अब आपको कोई भी पता होना चाहिए क्योंकि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, माय मिस्टेक, to promote the village and cottage industry, आर्टिकल नंबर 40 के अराउंड जाएगा कुछ, मुझे लगता है 40 होगा, मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये है हमारा डीपीएसपी। देखिए, प्रोवाइड एजुकेशन टू वन चाइल्ड, ये वाला हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया था ना, अपना सॉरी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद हमने ऐड किया है 11th नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू प्रोटेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ये तो पहला वाला ही है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी भी प्लीज इग्नोर मत करिए, बहुत बार आता है, मतलब अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। इससे पहले सब करा चुका हूं मैं। आर्टिकल 51A आपको पता है, आर्टिकल 51A के अंडर हमने इसको रखा हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, ठीक है। चलिए, और स्टार्टिंग में उन्होंने 10 ड्यूटीज के बारे में बोला था, 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी। आफ्टर दैट जब 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, तो उसके बाद ये वाली ऐड की गई थी, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वन चाइल्ड। मतलब ये सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेटमेंट है, लेकिन एजुकेशन वाला ऐड किया गया था। चलिए आगे बढ़े, देखिए ये ऐड किया गया था, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज अ डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 352 इमरजेंसी, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Article 352 of the Constitution of India, an emergency can be declared if the security of any part of India is threatened. कौन से? वॉर के बेसिस पे, हाँ। एक्सटर्नल एग्रेशन, हाँ। आर्म्ड रेबेलियन, हाँ। इंटरनल डिस्टर्बेंस, ना भाई ना, ये पहले था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया? 44th अमेंडमेंट के बाद इसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन डाल दिया गया। तो 1, 2 and 3 ओनली। और कौन प्रोक्लेम कर सकता है? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, लेकिन किसके एडवाइस पे? पीएम प्लस कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस, काउंसिल नहीं है यहाँ पे, कैबिनेट वर्ड है यहाँ पे। अंडर आर्टिकल नंबर 352 के अंदर कैबिनेट वर्ड मेंशन है, और कैबिनेट वर्ड कब मेंशन किया गया था? 44th अमेंडमेंट के बाद। क्यों किया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम ने अपनी मनमर्जी से जब लागू कर दिया था इमरजेंसी, तो ध्यान में रखते हुए किया गया था भाई कि इन फ्यूचर कोई आगे गवर्नमेंट के पास इतनी पावर ना हो, तो कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस के बाद ही पीएम एडवाइस देगा इसको प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करने के लिए। और कितने दिन के अंदर उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा 1 मंथ में। और कितने, एक बार पास करोगे तो 6 मंथ के लिए पास करना पड़ेगा, फिर वापस पास करना पड़ेगा तो अगेन 6 मंथ के लिए। तो इंडेफिनाइट पीरियड के लिए आप पास कराते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर 6 महीने बाद आपको पास कराना पड़ेगा। लोकसभा का टाइम पीरियड ड्यूरेशन आप कितनी बार के लिए बढ़ा सकते हो? एट ए टाइम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो आप। काफी चीजें बता दी आपको मैंने, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी किसकी है? लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट की है, लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट की है। चलिए आगे बढ़े, काफी चीजें हो गई यार। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 and 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए वही दिया है 44th अमेंडमेंट के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए ना, ये एक्ट आप पढ़ने वाले हैं ना, ये एक्ट मैं पढ़ने वाला हूं, लेकिन अब क्वेश्चन तो आया है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी बुद्धि खोल के बैठना है।
ये नहीं बैठना अरे हमने तो देखा ही नहीं, ये दुनिया देखी नहीं, कहां से क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं करना है, खुद पढ़िए। दिस एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस है तो ऑफकोर्स वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए आया होगा, इतना तो सोच सकते हैं ना आप लोग। चलिए, एक्ट प्रोवाइड सिविल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट अ वुमेन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहा एज पर द ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे को तो सही लग रहा है, नॉट पूछा है। ओनली वुमेन कैन मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस लेजिस्लेशन, ठीक है मान लेता हूं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है तो ठीक है। वुमेन में उसकी सास भी आती है, मां भी आती है, सब आती है वुमेन में। रिलीफ में बी शॉट ओनली अगेंस्ट द हस्बैंड और मेल लिव इन पार्टनर विद हुम वुमेन हैज लिव्ड इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अरे भाई अगर उसकी सास ने उसको तमाचा मार दिया तो क्या करेंगे, नहीं कर सकते क्या? सोचिए जरा, क्या उसके जो ननद है उसने अगर झापड़ मार दिया, उसने उसको जला दिया, कुछ हाथ पैर जला दिया उसका, तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे भाई? डोमेस्टिक वायलेंस में तो सब कुछ आता है ना। औरत एक औरत के ऊपर भी कर सकती है, सास ने किया बहू के ऊपर नहीं किया, कि सास भी कभी बहू थी, तो ये थर्ड वाला तो गलत हो गया ना। इसीलिए तो देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा आंख खोल के पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे एक्ट मैं भी नहीं पढ़ता हूं, आप भी नहीं पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा अपने को अपने दिमाग थोड़े क्लियर रखने होते हैं वहां पे कि यार ये देख के तो सही लग रहा है, यही इसी के साथ जा सकता हूं मैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, समझे आप। द एक्ट इंक्लूड नॉट जस्ट वाइफ्स बट ऑल्सो वीमेन इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप, बिल्कुल। तो यहां पे सी इज द राइट आंसर, जो नॉट है यहां पे, क्योंकि ओनली टर्म आ गया यहां पे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे डील करना होता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती यार, कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती है। आप कितना भी प्रिपेयर कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उस टाइम पे हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ने चाहिए आपके, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। Act is not limited the complaint against the husband or male live-in partner. Okay, it can be any family member हो सकता है, including the female relative भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। Which of the following are the constitutional provision law for the protection of rights of civil scheduled caste in India? आर्टिकल 17, हाँ भाई, आर्टिकल 17 है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, हाँ भाई। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल, अब ये देखिए, ये तो आपको देख के लग रहा थर्ड वाला तो होगा ही होगा, जहां भी थर्ड है सोच के रखिए थर्ड वाला तो सही है भाई। देखिए ये हटा दीजिए, अब यहां पे देखिए आर्टिकल 17, अगर आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट पता है तो आप बोल सकते हैं हाँ भाई प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट सबके लिए होगा, ऑफकोर्स सी बात है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी होगा, तो 1, 2 और 3 तीनों के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए भी अगेन आपका थोड़ा सा लॉजिक आपका चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए आपका, और कुछ नहीं। ये रट नहीं सकते आप, इसका कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास, ना मेरे पास है ना आपके पास है, जो जितने भी कैंडिडेट हैं किसी के पास नहीं है, ना टीचर के पास है। कोई टीचर बोले मेरे से आया, पागल मत बना भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डील करना होता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन भाई उस टाइम पे एक्ट पास हुआ होगा उससे रिलेटेड, या उसमें अमेंडमेंट हुआ होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, ये करंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। ऑफ कोर्स शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हमने बचपन से देखा, ठीक है, ये चीज हमने देखी है ना। आगे बढ़ते हैं, 12 नहीं 21 चाहिए था यहाँ पे यार, कोई बात नहीं। Which of the following is not true about the power of the Supreme Court? The Supreme Court has original jurisdiction. अभी देखिए, आज ही मैंने सुबह सुबह वीडियो डाला है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court has original and exclusive jurisdiction in the intergovernmental dispute, ठीक है। Supreme Court has advisory jurisdiction on the question of law or fact which may be referred to the President of India, ठीक है। Supreme Court has a power to review its own judgment, हाँ भाई कर सकता है। अभी गोलकनाथ केस के बाद उसने इन्होंने ये केस दिया ना, केशवनाथ भारती, अपने ही तो रिव्यू को, अपने ही तो जजमेंट को उन्होंने रिव्यू किया है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वाला भी है, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव पावर और इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर नहीं है यहाँ पे, ये हाई कोर्ट के पास भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हाई सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है, समझे आप। तो यहाँ पे डी वाला गलत हो जाता है। अदरवाइज एक्सक्लूसिव पावर यहाँ पे किस कौन कौन से केस में होती है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कोई स्टेट का केस हो, या दो स्टेट का केस हो, मतलब एक स्टेट वर्सेस दूसरा स्टेट हो, या फिर दो स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड हो, एक स्टेट एक साइड हो और दूसरा स्टेट अलग साइड हो, तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट के लिए आप एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। एक और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, अगर सुप्रीम कोर्ट और सॉरी अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट है, कहां पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, अंडर आर्टिकल नंबर 71। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल वापस आया ना, 2016 का सेकंड वाला क्वेश्चन, मैंने बोला था ना याद करिए,
याद रखिए। कौन से स्टेट है खुद बता सकते हैं, एटीएम स्क्वायर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। खत्म करिए। इन्होंने मणिपुर दिया, मणिपुर नहीं होगा, बाकी हटा दीजिए, बाकी तो पढ़ेंगे भी नहीं हम लोग। ठीक है, असम है यहाँ पे। ए से असम याद रखिए, ए से अरुणाचल प्रदेश मत याद रखिए। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। काफी लंबा वीडियो हो गया, काफी कोशिश की मैंने समझाने की। यार देखो, मैं कभी कभी डीप चला जाता हूं, कुछ क्वेश्चन को मुझे लगता है कि ओवरलुक कर देना चाहिए, वो भी करता हूं मैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो रही हो तो वो भी बताइए, कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए। और वीडियोस में ऐसे बनाते रहूंगा, हर रोज 20-21 क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं कवर करने की, और डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका टॉपिक हो जाए। अगर उससे रिलेटेड कोई मुझे लगे कि बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है तो मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, वो भी आपके लिए में अवेलेबल है, आप चेक करते रहिए। जैसे कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के ऊपर अलग से वीडियो वो देखिए। अब रेट के ऊपर आपके लिए लाऊंगा मैं, हमें सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करनी है, कैसे हमसे ले ली जाएगी, वो सब के ऊपर बनाऊंगा मैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आई एम कवरिंग ऑल दोस टॉपिक्स एज वेल, प्लीज डू दैट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।